अब हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की जो स्टेप्स है उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हमने कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, बाइनरी फिशन एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमने कहा था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, स्पेशल मेथड्स जिसमें रिप्रोडक्शन तो नहीं होगा बट रिप्रोडक्शन के जैसा रिजेंबल करेगा। रिप्रोडक्शन में यंग वन को एड किया जाता है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में नया कैरेक्टर आता है पुराने बैक्टीरियम में, तो पुराना बैक्टीरियम नया बन जाता है। ओके, उसको भी हम उसकी 3 स्टेप्स हम पढ़ना है हमें, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की फर्स्ट asexual method, binary fission। तो बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन, बाइनरी, ओके, बाई इट मींस टू, बाई का मतलब होता है टू, तो फिशन का मतलब होता है एक तरह से स्प्लिटिंग। ओके, तो जो पेरेंट बैक्टीरियम है वो स्प्लिट होकर के 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। और आपको पता है कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, देयरफॉर जो पेरेंट बैक्टीरियम स्प्लिट होगा वो 2 डॉटर बैक्टीरिया बना लेगा, मतलब 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे एक बैक्टीरियम से, और इस तरह से रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो जाएगा। बाइनरी फिशन में भी बैक्टीरिया में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स टाइप ऑफ बाइनरी फिशन परफॉर्म करते हैं बैक्टीरिया, which resembles mitosis division। माइटोसिस डिवीजन को रिजेंबल करते हैं। हमने कहा था बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड होता है और न्यूक्लियोइड में जेनेटिक मटेरियल होता है, तो पूरे जेनेटिक मटेरियल को सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर किया जाता है बैक्टीरिया में। ओके, तो बैक्टीरिया हैप्लॉइड होते हैं, ओके, क्योंकि उनमें कोई क्रोमोसोम की पेयर नहीं मिलती। हम डिप्लॉइड, ह्यूमन बीइंग्स डिप्लॉइड है क्योंकि हमें 23 क्रोमोसोम की पेयर मिलती है, 23 + 23। ओके, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की पेयर है हमारे पास, इसलिए हम 2n डिप्लॉइड है। बट बैक्टीरिया के पास में 2 क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, 2 क्रोमोसोम्स एब्सेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में 2 क्रोमोसोम नहीं होता, जैसे हमें क्रोमोसोम बनता है ना, तो क्रोमोसोम बनने के लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड होती है। क्रोमोसोम तब बनता है जब डीएनए हो, हिस्टोन प्रोटीन्स हो, प्लस नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स हो, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तब मिलता है, तब बन सकता है क्रोमोसोम। ये 3 रिक्वायरमेंट लगती है।
नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन को एब्रीव NHC प्रोटीन्स भी बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो NHC प्रोटीन्स अगर है तो डीएनए और हिस्टोन के साथ में मिलकर के क्रोमैटिड्स बनाई जा सकती है और दो सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमियर के साथ मिलकर के क्रोमोसोम फॉर्म करती है। तो बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में हमने पढ़ा है कि हिस्टोन ही नहीं होते। ओके, तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की तो बात ही अलग है, ओनली डीएनए है, मतलब उसके पास में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स यू बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं, तो क्रोमोसोम नहीं बन सकता, तीनों चीजें होगी तभी बनेगा। आर्की बैक्टीरिया में हिस्टोन तो होते हैं लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। तो डीएनए है आर्की बैक्टीरिया में, हिस्टोन प्रोटीन है लेकिन नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स नहीं है, इसीलिए क्रोमोसोम उसमें भी नहीं बनता। इसलिए हम कहते हैं कि बैक्टीरिया में ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम बनाने के लिए ये तीन रिक्वायरमेंट होती है। फॉर्म अ क्रोमोसोम, इसलिए बैक्टीरिया के पास में क्रोमोसोम नहीं है, ट्रू क्रोमोसोम नहीं बन रहा है, तो जितना भी डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको हम एक सिंगल सूडो क्रोमोसोम कंसीडर करते हैं। ओके, वी कंसीडर अ सिंगल सूडो क्रोमोसोम। सूडो मतलब फॉल्स। तो जितना जेनेटिक मटेरियल है, उस पूरे जेनेटिक मटेरियल को, बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइडल मटेरियल को, डीएनए को टुगेदरली हम सिंगल सूडो क्रोमोसोम कंसीडर करते हैं। और एक ही क्रोमोसोम है, उसकी कोई कॉपी नहीं है, तो क्या होगा बेटा, हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा बैक्टीरिया? कॉपी होती तो क्या होता, जैसे हम में कॉपी है, 23 क्रोमोसोम की कॉपी है, 23, 23, 46 है। तो अगर बैक्टीरिया में भी अगर कॉपी होती क्रोमोसोम्स की, तो फिर वो क्या होता, तब हैप्लॉइड होता कि डिप्लॉइड होता? डिप्लॉइड। तब डिप्लॉइड होता। लेकिन अब पेयर नहीं है, तो फिर अब क्या होगा, फिर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। देयरफॉर बैक्टीरिया शुड बी हैप्लॉइड। बैक्टीरिया हैप्लॉइड सेल्स है, बैक्टीरिया हैप्लॉइड होते हैं, मतलब एन। डिप्लॉइड होंगे तो 2n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उनमें क्रोमोसोम ही नहीं बन रहा है, जितना भी डीएनए है उसको हम एक सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर कर रहे हैं, पूरे डीएनए को एक ही क्रोमोसोम कंसीडर कर रहे हैं, एक अकेला, तो उसकी तो कोई पेयर हो ही नहीं सकती, एक ही है टोटल। इसलिए बैक्टीरिया हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ये ध्यान रखना। और माइटोसिस डिवीजन का मतलब है कि जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में आएंगे। ओके, तो बैक्टीरिया में अगर n है तो डॉटर सेल्स में कितने क्रोमोसोम जाएंगे बेटा? 1 ओनली, जो हम जिसको कंसीडर करते हैं, मतलब हैप्लॉइड रहेगी उसकी डॉटर सेल्स भी। ओके, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? गुड। तो बैक्टीरिया में माइटोसिस डिवीजन होने वाला है, अब वो ट्रांसवर्स टाइप का। तो जैसे ये एक बैक्टीरियम हमने रिप्रेजेंट किया, तो अगर इस बैक्टीरियल सेल में डिवीजन अगर होगा, बाइनरी फिशन अगर होगा, तो डिवीजन करते समय ये बैक्टीरियम अब पहले न्यूट्रिशन, कोई भी सेल अगर डिवाइड कर रही है तो फर्स्ट वो न्यूट्रिशन लेती है अपने नियर बाय एनवायरनमेंट से, क्योंकि जब हम सेल पढ़ेंगे, सेल में सेल डिवीजन टॉपिक भी पढ़ेंगे, और जब उस सेल डिवीजन टॉपिक में पढ़ेंगे तब हम पढ़ते हैं कि सेल डिवीजन तब पॉसिबल होता है ओनली व्हेन
C/N रेशो डिस्टर्ब होता है। C/N रेशो, अब इसको कार्बन नाइट्रोजन रेशो मत बोलना, ओके। जब मैंने पहली बार 11th क्लास में पढ़ा था तो मुझे वहां पर दिखा था C/N रेशो, तब मुझे लगा था कि ये कार्बन नाइट्रोजन रेशो क्या करता है यहाँ पर, ओके। लेकिन जब टीचर ने पढ़ाया तब पता चला कि C4 वहां पर साइटोप्लाज्म है एंड N4 न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। किसी को अगर पहले ही समझ में आ गया तो मुझसे भी ज्यादा होशियार है, अच्छी बात है, होना ही चाहिए, ओके। तो C/N रेशो, C4 साइटोप्लाज्म, N4 न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। तो साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियोप्लाज्म रेशो अगर डिस्टर्ब होता है हर एक सेल में, जब सेल फंक्शन परफॉर्म करती है तब तक ये हर एक स्पीसीज की सेल के लिए कांस्टेंट होता है C/N रेशो। लेकिन जैसे ही इसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा इंट्रोड्यूस होते हैं तो साइटोप्लाज्म बढ़ता है, न्यूक्लियोप्लाज्म वही रहता है, इसलिए जो पहला जो रेशो की वैल्यू थी उसके कंपैरिजन में अब चेंज होती है, और वैल्यू जैसे ही चेंज होगी, अल्टर होगी, मतलब C/N रेशो डिस्टर्ब होगा उस स्पीसीज की सेल का, और फिर सेल डिवीजन के लिए जाएगी। तो सेल अपने आप से डिवीजन के लिए नहीं जाती, उसमें कुछ चेंजेस होना पड़ते हैं, जिसके कारण वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट लेने लग जाती है अपने नियर बाय एनवायरनमेंट से ज्यादा अमाउंट में, और न्यूट्रिएंट लेकर के जब उसका C/N रेशो डिस्टर्ब होता है देन फिर वो सेल साइकिल में एंटर करती है, मतलब इंटरफेज में G1S G2, एंड देन फिर एम फेज में, मतलब कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस, ओके। तो देन वो सेल डिवीजन में जा सकती है। तो जैसे यहाँ पर ये सेल थी, अब आप इसके कंपैरिजन में आपको ये सेल थोड़ी बड़ी लग रही है और इसमें कुछ चीजें चल रही है, ओके। तो जैसे ही इसने न्यूट्रिएंट लेना शुरू किए, C/N रेशो डिस्टर्ब हुआ और माइटोसिस उसमें स्टार्ट हो गया, ट्रांसवर्स टाइप ऑफ डिवीजन, ये डबल बनने लग गई सारी चीजें उसमें, ओके। तो डीएनए जो था वो भी हाफ ऑफ हो गया, वहां पर डबल होकर के हाफ ऑफ हो गया, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर न्यूक्लियोइड मटेरियल, और ये फिर यहाँ पर ये डिवीजन हो रहा है ट्रांसवर्स टाइप का डिवीजन। इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल है साइटोप्लाज्म के साथ वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि पहले वो जितने थे उसके कंपैरिजन में डबल बन चुके हैं, जितने भी थे उनके कंपैरिजन में डबल बन चुके हैं, ओके। और फाइनली बैक्टीरियम यहां से स्प्लिट हो जाएगा दो डॉटर बैक्टीरिया में, क्योंकि जैसे जैसे वो डिवीजन चल रहा है उसमें ग्रोथ भी चल रही है, तो भी अपने पैरेंट बैक्टीरिया के जैसा बनेगा आगे जा करके साइज शेप में। सारे सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के बैक्टीरिया एक से दो हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ओके। समझ में आया बेटा? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। इसलिए पेरेंट सेल हैप्लॉइड है तो सभी यहाँ पर एन एन यहाँ पर बना था, फाइनली एन एन सेल बन जाएगी। इसको हम लिखेंगे पेरेंट बैक्टीरियम, बाइनरी फिशन अंडरगोइंग है, और ये टू डॉटर बैक्टीरिया। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। डन? Yes, sir. गुड।
बाइनरी फिशन के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस है बेटा एंडोस्पोर फॉर्मेशन। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि पिकल्स सब लोग खाते होंगे, है ना? अचार खाते हैं ना सब लोग, या घर में बनता है ना? नहीं खाते हो तो एटलीस्ट घर में तो बनता होगा, घर में तो खाते होगा कोई ना कोई। यस सर। तो पिकल्स, जब भी कोई पिकल्स लेता है, ठीक है, तो पिकल्स को खराब होने से, अचार को खराब होने से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं बेटा? ऑयल डाल। हाँ वेरी गुड, ऑयल डालते हैं और ऑयल डाल और क्या? उसको करके शुगर। हाँ शुगर या फिर गुड़ वगैरह जो है, माल्ट, उसको डाला जाता है, गुड़। हाँ, और किसी ने स्टार्टिंग में क्या बोला बेटा, क्या करते हैं? ढक के रखते हैं। हाँ, प्रॉपर उसको एयर टाइट इसमें रखते हैं, ढक करके रखेंगे प्रॉपर। और कुछ करते हैं? जब बार बार लेते हैं पिकल्स को, तो पिकल्स को लेने के पहले या लेने के बाद में क्या करते हैं? उसको स्टेयरिंग करते हैं प्रॉपर। हाँ। तो ऐसी चीजें क्यों करते हैं कि ऑयल मिलाना, या फिर अगर वो शक्कर या फिर जो है गुड़ मिलाना उसमें, मतलब कि या फिर नमक मिलाना, ये ऐसे या ऐसी चीजें क्यों करते हैं? या फिर बार बार जो है वो लेने के पहले या अचार जो है वो लेने के बाद में उसको अच्छे से स्टेयर करते हैं, तो क्यों ऐसा चीजें होती है? कभी सोचा है क्यों करते हैं ऐसा? अच्छा रहने के लिए। यस बेटा। Oil is used for preservation. प्रिजर्वेशन नहीं, प्रिजर्व करना अलग चीज है, ये प्रोटेक्शन है एक तरह से। प्रिजर्वेटिव मिला करके प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया या फंगस के स्पोर्स उसके ऊपर जर्मिनेट ना हो, मतलब बैक्टीरिया या फंगस का इन्फेक्शन ना हो, जिससे कि उसको स्पॉइल ना कर दे, वो पिकल्स को, अचार को स्पॉइल ना कर दे, खराब ना कर दे। ओके, तो उनकी बैक्टीरिया या फंगस की कॉलोनी ना ग्रो हो जाए वहां पर, इसके लिए ऐसा करते हैं। तो ऐसा करने से बैक्टीरिया फंगस कैसे रुक जाते हैं? तो आपको पता ही होगा, एंडोस्मोसिस का फिनोमिनन आपने पढ़ाई होगा 9th में। ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। अब सेल बोला मतलब कि वहां पर दो चीजें आ जाती है, सेल मेम्ब्रेन्स, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल होगी तो वो आ सकती है, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होगी तो वो आ सकती है, तो सेल के कवरिंग आ जाएंगे। और दूसरा मेन पार्ट कौन सा आता है जो लिविंग बना करके रखता है बेटा सेल को? बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में पढ़ा है हमने, मटेरियलिस्टिक पार्ट, जिसको हमने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहा था। बताओ क्या होता है फिजिकल बेसिस? यस वेरी गुड, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म लिविंग सब्सटेंस है जो इस सेल को लाइव बना रहा है, जिंदा बना रहा है। प्रोटोप्लाज्म का मोर देन 90% पार्ट वाटर होता है, मतलब बैक्टीरियल सेल है तो पानी है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। कोई भी लिविंग सेल है तो उस लिविंग सेल में पानी है, मतलब इतना क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। ओके, तो कोई भी लिविंग सेल है मतलब उसमें प्रोटोप्लाज्म है, और प्रोटोप्लाज्म है तो प्रोटोप्लाज्म का मोर देन 90% पार्ट वाटर से बनता है, तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसको अगर हमने हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रख दिया,
इस बैक्टीरिया को हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रख दिया। मतलब जब सेल के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। हाइपर मतलब ज्यादा, है ना। जब किसी को ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, हाइपर हो गया, है ना। तो हाइपरटोनिक, टोनिक, टोनिसिटी का मतलब होता है वहां पर सॉल्वेंट से बेसिस पर, सॉल्यूशन के बेसिस पर टोनिसिटी। तो टॉनिक, टॉनिक मतलब कि कुछ सॉल्वेंट का यूज करना वहां पर। तो टॉनिक मतलब वहां पर टोनिसिटी मतलब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं टोनिसिटी। तो हाइपरटोनिक मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है सॉल्यूशन। किसके कंपैरिजन में, तो सेल के कंपैरिजन में, जो उसके साथ में रखा गया उसके कंपैरिजन में। तो सेल को रख रहे हैं हम। तो बैक्टीरियल सेल के कंपैरिजन में बाहर का सॉल्यूशन अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला है, मतलब वो बाहर का सॉल्यूशन कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। और फिर सेल का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक। वेरी गुड, हाइपोटोनिक। तो जैसे हाइपर का मतलब होता है अबव द लेवल, वैसे हाइपो का मतलब होता है बिलो द लेवल। ओके, तो सेल का कॉन्सेंट्रेशन है सर हमने टोनिसिटी में क्या लिखा है ऊपर साइड में? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन का ब्रीफ मैंने वहां पर उसको CONC डॉट लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। और बैक्टीरियल सेल का कॉन्सेंट्रेशन अभी अभी बताया, किसने बताया बेटा, हाइपोटोनिक किसने बताया, अमोघ। अमोघ, वेरी गुड बेटा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वहां पर बताया। तो बैक्टीरियल सेल में हाइपोटोनिक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव करेंगे, बैक्टीरियल सेल से सॉल्यूशन में जाएंगे या सॉल्यूशन से बैक्टीरियल सेल में जाएंगे, बताओ तो बेटा आप। इस बैक्टीरियल सेल कंडीशन से में सॉल्यूशन में, बैक्टीरियल सेल से सॉल्यूशन में। ओके। और वाटर के मूवमेंट की वाटर की मूवमेंट को हम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने वाली मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू या सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और जब कोई सेल ऑस्मोसिस। अपटेक करती है वाटर मॉलिक्यूल को तो हम एंडोस्मोसिस बोलते हैं। और अगर कोई सेल डोनेट करती है वाटर मॉलिक्यूल को तो उसको हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। तो बताओ यहाँ पर एंडोस्मोसिस होगा या एक्सोस्मोसिस, नहीं, एंडो मतलब विद इन, अंदर। तो पानी के मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं क्या सेल के अंदर, नो। है ना। और अगर सेल से बाहर जा रहे हैं, सेल अगर लूज कर रही वाटर मॉलिक्यूल्स को तो देन एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस। तो सेल के रिस्पेक्ट में बात करना हमें। तो सेल से बाहर जा रहे मॉलिक्यूल, एक्सो मतलब आउटर, देयरफॉर यहाँ पर होगा एक्सोस्मोसिस। तो ऐसा ही पिकल्स में होता है। ओके, जब तक हम पिकल्स में ज्यादा लेवल में, अच्छे लेवल में सॉल्यूट मतलब नमक वगैरह, सॉल्ट वगैरह डाल करके रखते हैं, या शुगर या गुड़ डाल करके रखते हैं, मतलब सुक्रोज वहां पर, वो भी सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अगर सभी लेवल पर अगर ज्यादा हो, ओके, अच्छा हो पूरे पिकल्स में, तो पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे बॉटल में, तो वहां पर कोई भी बैक्टीरिया स्पोर, अगर वहां पर ढक्कन खोला, पैक था, एयर टाइट था, वहां पर उसका ढक्कन खोला, तो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा तो एयर के हमारे आसपास में जो एयर रहती है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस के स्पोर्स रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। इतने छोटे लेवल के, माइन्यूट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि हमें नहीं दिखते। ओके, माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोन लेवल के देखो माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे, तो हमको नहीं दिखते। तो पिकल पर भी जाकर के बैठ जाएंगे कुछ, और वहां पर तो पिकल्स के अंदर तो न्यूट्रिशन है ही। ओके, कैरी होगी, कैरी का अचार है तो, या फिर मतलब अनराइपेंड मैंगो, या फिर जो है वो कुछ मिक्स अचार है, तो फिर अलग अलग तरह की वहां पर चीजें मिल जाएगी उसको न्यूट्रिशन के लिए। तो अगर वहां पर अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है पूरे
क्योंकि वो पहले तो अपर सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, अपर लेयर के कांटेक्ट में आएगा वहां पर पिकल्स की। तो अपर लेयर तक भी अगर अच्छे से ऑयल सॉल्ट वहां पर मिले हुए हैं, ओके, तो बैक्टीरिया के स्पोर आने के बाद में अपने आप मर जाएंगे। ओके, वो बैक्टीरिया आगे पॉपुलेशन नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि वो न्यूट्रिशन ही नहीं ले पा रहे, उनका ही खुद का प्रोटोप्लाज्म का लॉस हो रहा है, लिविंग सब्सटेंस का लॉस हो रहा है। और जब लिविंग सब्सटेंस का ही लॉस होगा तो सेल की डेथ हो जाएगी, तो बैक्टीरिया मर जाएंगे। ओके, लेकिन वो बैक्टीरिया में से अगर थिक सेल वॉल वाले बैक्टीरिया अगर होंगे वहां पर, ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल ठीक है, मतलब मेनली ग्राम पॉजिटिव टाइप के बैक्टीरिया, तो थिक सेल वॉल वाले बैक्टीरिया खुद तो मर जाते हैं, लेकिन उनको पता रहता है कि आज नहीं तो कल ये ह्यूमन बीइंग है और गलती तो करेगा, ठीक है, या आलस तो करेगा, और फिर वो कुछ दिनों के बाद में हो सकता है कि लेने के लिया और पिकल्स लिए निकाले और स्टेयर करना भूल गया, स्टेयर ही नहीं किया, पड़े रहने दिया 8-15 दिन वैसा ही, ठीक है, या फिर उसको ज्यादा ह्यूमिडिटी की जगह पर रख दिया पिकल्स को, या फिर खुले में रख दिया ज्यादा टाइम तक, या फिर उसमें ऐसी चीजें कुछ ऐड ही नहीं की, ओके, ऑयल शुगर या गुड़ वगैरह ऐसी चीजें कुछ ऐड ही नहीं की, तो ऐसी चीजें यूज नहीं की, ऐड नहीं की, या फिर स्टेयर नहीं किया अच्छे से, तो अपर सरफेस से वो ऑयल के साथ में बाकी सॉल्यूट ज्यादातर नीचे चले जाएंगे बॉटम में, तो अपर लेयर पर कम सॉल्यूट बचेंगे और फूड ज्यादा बचेगा, न्यूट्रिशन ज्यादा बचेगा। तो उस टाइम के लिए ये थिक सेल वाले बैक्टीरिया खुद तो मरते हैं, लेकिन मरते मरते एंडोस्पोर बना जाते हैं। ओके, तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन ओनली फाउंड इन thick cell wall bacteria, thick cell wall bacteria during unfavorable condition, during unfavorable condition, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन में तो वो बाइनरी फिशन करते हैं, कॉमन मेथड है बाइनरी फिशन। ओके, बैक्टीरिया में सबसे कॉमन मेथड कौन सी है रिप्रोडक्शन की? बाइनरी फिशन। ओके, फेवरेबल कंडीशन में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया क्या परफॉर्म करेगा? बाइनरी फिशन। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, और जो थिन सेल वॉल वाली, पतली बहुत ही थिन सेल वॉल है, मतलब 75 एंगस्ट्रॉम से कम है उनकी थिकनेस, ऐसी सेल वॉल वाली बैक्टीरिया की खुद की डेथ हो जाती है और वो कुछ अपना कुछ पार्ट भी नहीं बचाते। लेकिन थिक सेल वॉल वाले बैक्टीरिया, वॉल ठीक है, वो खुद तो मरते हैं उस अनफेवरेबल कंडीशन में, सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन जाते जाते पूरी स्पीसीज का लॉस ना हो जाए, वहां पर आगे कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करे कि अगर फेवरेबल कंडीशन आए तो फिर वो कोई चीज ग्रो करे। इसके लिए ये बैक्टीरिया मरते मरते यहाँ पर स्पोर फॉर्म कर जाते हैं। ओके, जैसे ये बैक्टीरियम है, थिक सेल वॉल वाला बैक्टीरियम, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में मरते मरते अंदर की तरफ, ओके, एक स्पोर फॉर्म करेगा, क्योंकि बाहर तो बना नहीं सकता, बाहर बहुत ही हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, बाहर बनाएगा तो वो बाहर वाली चीज भी मर जाएगी। तो अंदर की तरफ ये मरने से पहले अंदर की तरफ ये अपनी सेल वॉल को अंदर की तरफ फोल्ड करेगा और अगेन थिक वॉल वाला एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर। उसमें उसके डीएनए का कुछ पार्ट बचाएगा, डीएनए का पार्ट और प्रोटोप्लाज्म का पार्ट इनगल्फ करवाएगा, अंदर की तरफ रखेगा, और जब ये पूरा बैक्टीरियम की डेथ हो जाएगी उसके बाद में ये अकेला एंडोस्पोर बचेगा, थिक सेल वॉल वाला।
जिसमें प्रोटोप्लाज्म एज वेल एज डीएनए है। अब बेटा बोर्ड दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस यस हाँ ओके। हाँ क्योंकि हमारी तरफ अभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लेकिन मैंने विंडो ओपन करके रखी तो उस पर आ रहा है, आप लोग को प्रॉपर दिखे। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ये है एंडोस्पोर, जो उसने अंदर की तरफ बनाया था और इसके डेथ होने के बाद में ये बच जाते हैं। तो पिकल्स के ऊपर जो थिक सेल वॉल वाले बैक्टीरिया है, ऐसे एंडोस्पोर बना करके छोड़ जाते हैं। अगर हम बार बार उसको स्टेयर करते रहेंगे, बार बार पिकल्स को स्टेयर करते रहेंगे, या फिर बीच बीच में एक दो महीने के बाद में उसमें कुछ ऑयल या फिर उसमें कुछ मिक्सचर्स, वहां पर सॉल्ट, ठीक है, शुगर या गुड़ या फिर कोई मसाले उसमें ऐड करते रहेंगे, तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा और फिर वो एंडोस्पोर भी कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो भी कुछ टाइम पीरियड तक वहां पर रहते हैं। ओके, ऐसे थोड़ी कि वो हमेशा के लिए रहेंगे, तो कभी उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा ही नहीं, तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, पिकल्स खत्म होने तक वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाते। ओके, इसलिए हमेशा पिकल्स को यूज करते समय, खाने के पहले या खाने के बाद, वहां पर जो बाकी बचा हुआ पिकल्स है बॉटल में, उसको स्टीयर कर लेना चाहिए और बीच बीच में कुछ टाइम पीरियड के बाद में कुछ चीजें ऐसी ऐड करना चाहिए जिसके कारण कि वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना रहे। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होती है ओनली, फेवरेबल कंडीशन में नहीं होती। डन। यस सर। गुड। एक हमने पढ़ी फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिशन कॉमन मेथड, और अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर फॉर्मेशन। बट हमने कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिजेंबल करते हुए, रिजेंबल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है लेकिन उसके जैसा कुछ होता है, जिसको हमने कहा था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट सेटिंग डालो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। व्हाट इट इज? तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। जेनेटिक recombination. Okay, as the term suggests, genetic recombination, जेनेटिक मतलब कि ये जेनेटिक मटेरियल से, जीन से रिलेट करता है। ओके, और किसी भी लिविंग बीइंग में जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, मतलब बैक्टीरिया से लेकर तो हम तक जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। रिकॉम्बिनेशन मतलब जो पहला कॉम्बिनेशन था उसको अल्टर कर दिया है, बदल दिया है, फिर से नया कोई कॉम्बिनेशन बना है, तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। मतलब जीन्स या डीएनए को जो पहले ऑलरेडी अवेलेबल था उसमें कुछ चेंजेस लेकर के आना। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन is the process of transfer of DNA, is the process of transfer of DNA fragment। ओके, पूरे डीएनए को नहीं, ऑल डीएनए का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, डीएनए का केवल फ्रैगमेंट ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ अ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम one bacterium to another, from one bacterium to another।
इज कॉल्ड एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो एक बैक्टीरियम का डीएनए का छोटा सा टुकड़ा दूसरे बैक्टीरियम को देना, उसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ओके बेटा, इतना समझ में आया क्या डेफिनेशन? यस सर। किसको डाउट है? Yes. No, sir. ओके, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 टाइप से हो सकता है, मतलब एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में डीएनए का ट्रांसफर 3 मेथड से हो सकता है, हमने कल कहा था। ओके, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के टाइप लिखे थे हमने कल, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, एक बैक्टीरियम का डीएनए दूसरा बैक्टीरियम लेकर के चेंज हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसकी सेल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक साइंटिस्ट था जिसने इस ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस है उसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया था। उस साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। This phenomenon was first introduced by Frederick Griffith. ओके, फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम का साइंटिस्ट था जिसने इस फिनोमेनन को दिया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्चुअली निमोनिया डिसीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा? पढ़ा है हमने शेप्स ऑफ बैक्टीरिया में, बताओ। बैसिलस। नहीं बेटा, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। पढ़ा है हमने, शेप में कॉकस या कॉक्का है, Yes, sir. उसमें देखना, उसमें लास्ट में एग्जांपल लिखा था हमने, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरियम, डिप्लोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। मिला क्या? Yes, sir. हाँ, तो आप याद रखना बेटा जब भी बोला जाएगा। तो डिप्लोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। डिप्लोकोकस मतलब डाइमर के फॉर्म में, अगर कॉक्काई बैक्टीरियम अगर ऐसा हो उसको डिप्लोकोकस बोलते हैं, और अगर कॉकस बैक्टीरियम अगर एक पूरी चेन के फॉर्म में मिल रहा है, एक बैक्टीरियम स्ट्रेट चेन के फॉर्म में, तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। ओके, तो डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करते हैं। तो उसने जब इन बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि निमोनिया कैसे हो रहा है, क्या कौन कौन से बैक्टीरिया के स्ट्रेन कॉज कर सकते हैं, तब उसने देखा कि बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन होते हैं। okay? 2 स्ट्रेन होते हैं। एक होता है आर स्ट्रेन डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया, और दूसरा होता है एस स्ट्रेन डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। इसको अलग से लिख देते हैं ताकि इसको हम उससे बनाएंगे। एस स्ट्रेन डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। ओके, एस स्ट्रेन का मतलब है कि इसमें आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की मिलती है,
ओके, आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की मिलती है, मतलब ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इसमें प्रेजेंट, और ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है इसलिए ये स्मूथ और शाइनी हुआ, इसलिए एस्ट्रेन। व्हाइल आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स लेयर एब्सेंट होती है, और इसीलिए इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो सेल वॉल होगी, और सेल वॉल डेड, रिजिड, रफ स्ट्रक्चर होता है, इसलिए रिजिड रफ से आर्स्ट्रेन। ओके, तो इसने देखा कि जो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया उसके दो स्ट्रेन होते हैं, एस्ट्रेन एंड आर्स्ट्रेन। अब इसने ये देखने के लिए कि क्या दोनों स्ट्रेन डिसीज कॉज करवाते हैं, तो माइस के ऊपर इनको माइस के अंदर इंट्रोड्यूस करवा करके उसने एक्सपेरिमेंट किए। इसलिए उसने कुछ हेल्दी माइस लिए, ओके, और उनके 4 सेट्स बनाए, हेल्दी माइस के 4 सेट्स बनाए, क्योंकि एक बार अगर एक किसी को दे दिया इंजेक्शन और दूसरी बार उसी को दिया तो हो सकता है दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ बीच में कुछ हो जाए, ओके, इसलिए सबको अलग अलग कर दिया। तो 4 सेट्स बनाए उसने हेल्दी माइस के। फॉर एग्जांपल अगर उसने 20 माइस लिए हैं तो 4 सेट्स बनाए, मतलब 5 हेल्दी माइस के 4 सेट्स बना दिए उसने, ऐसा ना, एग्जांपल के लिए बता। उसने 4 एक्सपेरिमेंट किए उनको लेकर के, 4 सेट्स। उसने फर्स्ट सेट ऑफ हेल्दी माइस में लाइव एस्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, एस्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू फर्स्ट सेट ऑफ माइस। ओके, तो जब फर्स्ट सेट ऑफ हेल्दी माइस में लाइव एस्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट किए तो उसने उसमें देखा कि उनमें कुछ निमोनिया के सिम्टम्स दिखने लगे, और फाइनली उनकी डेथ हो गई निमोनिया से। डेथ, माइस की डेथ हो गई, ओके, ड्यू टू निमोनिया से। फिर उसने सेकंड सेट ऑफ हेल्दी माइस ली, और इसने अब लाइव आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया। नाउ इंजेक्टेड लाइव आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया इनटू सेकंड सेट ऑफ हेल्दी माइस, बट उसने देखा कि इसमें निमोनिया नहीं हुआ और वो माइस सरवाइव कर गए। तो सभी माइस जिंदा रह गए क्योंकि उनमें कोई निमोनिया हुआ नहीं। तो इससे उसने पहले 2 एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाला कि एस्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करते हैं, आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया उसी स्पीसीज के डिप्लोकोकस निमोनी के आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया डिसीज नहीं कॉज करते। ओके, फिर उसने ये कहा कि एस्ट्रेन में ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है और वो आर्स्ट्रेन में ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है। इसका मतलब है कि जो निमोनिया डिसीज कॉज हो रही है वो ग्लाइकोकैलिक्स के कारण हो रही है। फिर उन्होंने वहां पर देखा कि ग्लाइकोकैलिक्स में एक प्रोटीन मिलता है जो टॉक्सिन रिलीज करता है जिसके कारण निमोनिया होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर में वो टॉक्सिन प्रोटीन होता है जो निमोनिया कॉज करवा सकता है। यस बेटा, ओके, दिख रहा है अभी, क्लियर है? तो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर में टॉक्सिन प्रोटीन होते हैं जो निमोनिया कॉजिंग टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसके कारण निमोनिया होता है, लंग्स में
एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड भर जाता है और उसके कारण एयर का एक्सचेंज, गैसेस का, ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता ब्लड में अच्छे से, और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होने पर डेथ हो जाती है। ओके, लेकिन आर्स्टेन बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स का वो लेयर नहीं है डिप्लोकोकस निमोनिया के आर्स्टेन बैक्टीरिया में, इसलिए यहाँ पर वो निमोनिया नहीं कॉज कर पाता। फिर उसने थर्ड सेट ऑफ हेल्दी माइस लिया। अब तक क्लैरिटी हो चुकी थी कि लाइव एस्ट्रेन निमोनिया कॉज करते हैं, आर्स्ट्रेन निमोनिया कॉज नहीं करते। तो लाइव आर्स्ट्रेन जिंदा अगर है तो डिसीज कॉज कर रहा है, क्या मरने के बाद में भी डिसीज कॉज करेगा? इसलिए उसने वो क्या किया कि ये यू बैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया टेम्परेचर के कारण, ज्यादा टेम्परेचर देने पर मर जाएंगे, इसलिए इसने हीट किल्ड किया उनको, मतलब टेम्परेचर देकर के मार दिया। तो अब थर्ड सेट ऑफ हेल्दी माइस में हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट किए और उसका रिजल्ट देखा कि लाइव जब दे रहे थे, जिंदा जब थे वो, तब वो डिसीज कॉज कर रहे थे, क्या मरने के बाद में भी, उनको टेम्परेचर देकर के मारने के बाद में भी अगर उनको इंट्रोड्यूस किया तो भी क्या वो कॉज करवा पाएंगे? तो उसने देखा कि नहीं, डिसीज नहीं हो रही थी, यहाँ पर निमोनिया नहीं हुआ ऐसी कंडीशन में, और सभी माइस जिंदा बचे। ओके, मतलब हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया कॉज नहीं करता, मतलब हीट किल्ड करने पर वो प्रोटीन भी डीनेचर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पर प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं, तो टॉक्सिक प्रोटीन डीनेचर हो गया और निमोनिया नहीं हुआ। फिर एक और कंडीशन बन रही है कि इन दोनों कंडीशन में लाइव आर्स्ट्रेन भी डिसीज नहीं कॉज करता, हीट किल्ड एस्ट्रेन भी डिसीज नहीं कॉज करता, इसलिए उसने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों कंडीशन, दोनों को अगर साथ में भी ले तो भी डिसीज नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है। तो उसने फोर्थ सेट ऑफ हेल्दी माइस लिया। ओके, अब फोर्थ सेट ऑफ हेल्दी माइस, और उसमें इंजेक्ट किया मिक्सचर। ओके, उसमें सस्पेंशन जो था जिसमें बैक्टीरिया के दोनों स्ट्रेन वहां पर थे, लेकिन आर स्ट्रेन लाइव कंडीशन में उसने क्या किया, मिक्सचर को इंट्रोड्यूस किया, मिक्सचर ऑफ लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया and heat killed एस्ट्रेन बैक्टीरिया। इन दोनों के मिक्सचर को इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इनटू फोर्थ सेट ऑफ हेल्दी माइस। जब इसने इंजेक्ट किया तो देखा कि रिजल्ट, अब उसको जो उसने कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि हो सकता है, तो उसने कंसिडर किया था कि ऐसा होना चाहिए, एक्सपेक्ट ऐसा किया था कि इन दोनों के कारण भी डिसीज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब दोनों का मिक्सचर इंट्रोड्यूस किया, इंजेक्ट किया, तो उसमें निमोनिया के माइस में, सभी माइस में वहां पर निमोनिया के सिम्टम दिखने लगे और फाइनली उनकी डेथ हो गई। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने कि ऐसा हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि दोनों अलग अलग कंडीशन में डिसीज नहीं कॉज कर रहे, तो दोनों को साथ में लाने पर भी डिसीज नहीं होना चाहिए, लेकिन डिसीज हो गई, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? फिर उसने एक्सपेरिमेंट में वहां पर करके देखा फिर से कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। तो जब उसने सस्पेंशन बनाया
और सस्पेंशन में कुछ एस्ट्रेन बैक्टीरिया रखे, हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया डाले और लाइव आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया लिए लगभग सेम नंबर्स में, ओके, सेम कॉन्सेंट्रेशन में। ये थे हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया और ये लाइव जिंदा थे आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो इसने देखा कि कुछ टाइम पीरियड के बाद some of the live strain R-strain bacteria converted into S-strain bacteria। ठीक है, ये जो R-strain बैक्टीरिया थे वो अब कन्वर्ट हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, बदल गए इसमें एस्ट्रेन में। और ये एस्ट्रेन अब बताओ लाइव रहेंगे या हीट किल्ड रहेंगे जो नए बने अभी? लाइव लाइव रहेंगे, क्योंकि ये तो आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया एक्चुअल में उन्होंने वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं। तो कैसे ट्रांसफॉर्म हुए होंगे इसका कंक्लूजन ड्रॉ किया फिर से उसने, ओके। उसने कहा कि जब आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ में हीट किल्ड करके रखा गया एस्ट्रेन बैक्टीरिया को, तो लाइव आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया ने हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया को खा लिया होगा, क्योंकि हीट किल्ड है, मर गए हैं, मतलब उनके केवल बायोमोलिक्यूल पड़े हुए हैं, ओके, उनके कोई पार्ट्स पड़े हुए हैं। और जो बैक्टीरिया है, लाइव बैक्टीरिया है, जिंदा है, वो तो अपने आसपास में खाना ढूंढते रहेंगी, ओके। तो ये जो हीट किल्ड बैक्टीरिया, उनके जो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं उनके लिए वो खाना हो गए, तो उन्होंने अब्सॉर्ब कर लिया, उनको अब्सॉर्ब किया तो उनके बीच में उनका डीएनए भी चला गया होगा, क्योंकि प्रोटीन तो डीनेचर हो गए थे सभी के सभी, ओके। तो प्रोटीन तो डायरेक्ट जाकर के भी कोई कुछ नहीं करने वाला है, प्रोटीन डीनेचर हो गया है, मतलब अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है वो प्रोटीन। लेकिन जो आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया उन्होंने जो खाया तो न्यूक्लिक एसिड नहीं। सर थोड़ा राइट साइड में करो, वो बॉटम वाला दिख नहीं रहा। एक सेकंड, राइट साइड, सर राइट साइड। ठीक है बेटा? Yes, sir. नो सर, यस सर। ओके। तो जो लाइव आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उन्होंने जब इनके हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया के न्यूट्रिएंट को खाना शुरू किया तो प्रोटीन तो डीनेचर हो गए थे, लेकिन जो डीएनए है वो एक्टिव था, वो नहीं डीनेचर हुआ है। तो जो एक्टिव डीएनए का जो पार्ट इन्होंने खाया तो उसमें एस्ट्रेन बनाने वाला, मतलब कि ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर बनाने वाला भी जीन था, वो जीन आर्स्ट्रेन के पास में पहुंच गया। आर्स्ट्रेन के पास में सारे कैरेक्टर हैं, बस ग्लाइकोकैलिक्स नहीं बनाता, वो जीन अब इनको इससे भी हीट किल्ड वालों से मिल गया और उन्होंने वो अपने ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर भी बना ली। तो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर बनाने से अब वो आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया एस्ट्रेन हो गए, क्योंकि सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर आ गई, और जैसे ही ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर प्रेजेंट होगी तो अब हम उनको एस्ट्रेन बोल लेंगे, और वो आर्स्ट्रेन जिंदा थे तो लाइव एस्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गए, ठीक है, और उन्होंने डिसीज कॉज की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को अगर कुछ नहीं समझा होगा तो पूछ लो अभी भी।
डन बेटा? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन हम कल पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक का रिवीजन करके रखना, ठीक है बेटा? बाय, टेक केयर। Bye, sir. बाय बेटा। Sir. यस बेटा? सर लीव करना है। हाँ बेटा। Bye, sir. बाय बेटा।